नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला आपको पता ही है, कंजक्शन होने वाला। संडे की एक्स्ट्रा क्लास में आपको फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज 12th क्लास का ये जो टॉपिक है पूरे 2 नंबर का एक ही वीडियो को क्लियर करने वाले हैं और इससे बाहर सवाल जा ही नहीं सकता अगर आपका ध्यान पूरे समय तक बोर्ड के ऊपर मेरे साथ में रहता है तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो हो जाता है एंड का। ठीक है, एंड से वाक्य को हम लोग किस प्रकार से जोड़ने वाले हैं ये चीज मैं आपको इस वीडियो में अभी समझाने वाला हूँ। यही टॉपिक हमारा सबसे पहला शुरू हो रहा है। इसके अलावा बाकी 10 टॉपिक्स और हैं जो कि हम लोग 1 बाय 1 करके समझने वाले हैं। तो चुटकियों के अंदर टॉपिक क्लियर होने वाला है, बस वीडियो के साथ में बने रहिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो हो रहा है और छोटे से वीडियो में 2 नंबर क्लियर हो रहे हैं। नंबर 1 पर है हमारा एंड। एंड का अर्थ होता है और। क्या अर्थ होता है? और। अब देखो, 2 वाक्य होंगे और उनको और से जोड़ना है। हिंदी में जैसे जोड़ते हैं वैसे ही इंग्लिश में एंड से वाक्य को जोड़ना है। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, बस आपको एंड से वाक्य जोड़ने हैं। आई टीच अनिल। मैं अनिल को पढ़ाता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। मैं जो पैटर्न लिखकर वगैरह उस झंझट में आपको नहीं पटक रहा हूँ, यहीं से समझ आ जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य समझाना है ना कि आपको उलझाना है। क्योंकि रूल्स वगैरह में जाओगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस यहीं से सीधा समझा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लगे हुए और कुछ नहीं है, लेकिन इन एग्जाम्पल्स के जरिए ही सारी चीज आपके यहाँ दिमाग में आने वाली है अभी। तो देखिए बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। आई टीच अनिल, मैं अनिल को पढ़ाता हूँ। आई टीच सुनील, मैं सुनील को पढ़ाता हूँ। तो अब मुझे बोलना है मैं अनिल और सुनील को पढ़ाता हूं, तो यहां पर जो अलग चीज है उसको एंड से जोड़ देंगे। बाकी सेम चीज को 2 बार क्यों लिखेंगे? सेम चीज को लिखा जाएगा केवल 1 बार। तो मैं लिख दूंगा आई टीच, दोनों को एक कर लिया, आई टीच अनिल और किसको पढ़ाता हूं। फिर मैंने इसका यूज किया एंड का, तो आई टीच अनिल एंड सुनील। बस आपका वाक्य बनके तैयार है। कुछ नहीं किया आपने दोनों वाक्य को जोड़ा तो सेम चीज को लिख दिया और जो अलग है उसको आपने एंड से जोड़ दिया, बस। और क्या किया है आपने? अब दूसरा रूल बोलता है यहां पर ऑब्जेक्ट अलग है। क्या अलग है? ऑब्जेक्ट अलग है, लेकिन किसी कंडीशन में क्या हो जाए, सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए। यहां पर सब्जेक्ट सेम थे कि नहीं थे? है ना? लेकिन इस बार क्या अलग होने वाले हैं? इस बार अलग होने वाले हैं सब्जेक्ट अलग होने वाले हैं। तो राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। रावण इज गोइंग टू स्कूल, रावण स्कूल जा रहा है। तो राम और रावण है वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें। अब आपको पीछे की सारी चीजें वो दोनों वाक्यों में एक जैसी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? दोनों पूरे के पूरे बचे हुए सेंटेंस एक जैसे ही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग थे तो इनके बीच में एंड लगा दिया। इस बार सब्जेक्ट अलग है तो इनके बीच में क्या लगा देंगे? बोलो, एंड लगा देंगे। तो वाक्य बनके तैयार है। राम लिख दिया, फिर अलग यहाँ पर है ये, तो हमने लिख दिया एंड, फिर ये दूसरा अलग नाम लिख दिया रावण। और एक चेंज किया है मैंने, इज वापस नहीं लिखा है दोबारा, क्योंकि इसका एक पीछे का कारण है वो मैं बताता हूँ। इज आर एम होती है हेल्पिंग वर्ब में। इज आर एम क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आता है एक वचन के लिए, ये आता है बहुवचन के लिए, और ये आता है आई के साथ में। तो यहाँ पर राम अकेला था इस वाक्य में तो इज लिखा, यहाँ रावण अकेला था तो इज लिखा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन में बदल गए हैं। एक वचन से दोनों साथ में आए तो बहुवचन में बदल गए हैं, और इस वजह से बहुवचन के साथ में अभी अभी मैंने बोला किस वर्ब का यूज होगा? आर वर्ब का यूज होने वाला है। तो ये थोड़ी सी मुख्य बात है, आपको दिमाग में फिक्स रखनी होगी, इसको भूलना नहीं है। यहां अगर कंफ्यूजन हुआ, इज लिखा तो सेंटेंस गया हाथ से। अब एक और अगला नियम देखते हैं। यहाँ पर बाकी चीजें सेम ही रहने वाली है। ठीक है, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए ही इज डांसिंग, आई एम डांसिंग। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के अलावा जो बाकी चीजें वो सेम ही है, एक ही शब्द है वैसे। तो आप सेंटेंस बना दोगे ही एंड आई। अब आई के साथ में एम का प्रयोग होता है, ही के साथ में इज का यूज होता है, तो मैंने ही एंड आई लिख दिया। अब वह और मैं नाच रहे हैं, वह और मैं 2 जने हो गए। 2 जने मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ में मैं किसका यूज करता हूं? आर का यूज करता हूं। तो इस वजह से ही एंड आई के साथ में क्या लगा दिया मैंने? आर लगा दिया है। बोर्ड पे ध्यान रखो, टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा आपका। कोई सूत्र वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल्स के जरिए समझा रहा हूं। सीधी की सीधी बात है, वो दिमाग में फिक्स होने वाली है। ही एंड आई आर डांसिंग। अब कईयों के सवाल है कि सर इसको ऐसे नहीं बना सकते, आई एंड ही आर डांसिंग। नहीं, तो उसका एक छोटा सा नियम है कि आपको अगर कहीं पर भी प्रोनाउंस देखने को मिल जाए तो इस सूत्र का यूज करना है 2 3 1। 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, जैसे यू,
और 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट या कोई एक नाम। और आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सॉरी एक का मतलब फर्स्ट पर्सन जिसके अंदर आई और भी आते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसी क्रम में लिखने हैं। आगे बात समझ में नहीं आई तो इधर देखो, अगर आप ही के बाद में आई को लिख रहे हो तो ही तो कौन सा है, थर्ड पर्सन, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। तो 3 के बाद एक आ रहा है ना, 3 के बाद एक आ रहा है, ही के बाद में आई लिखा तो हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो सर हम लोग ऐसा लिख दें आई एंड ही, आई एंड ही, तो क्या होने वाला है, तो देखो आई को तो आपने आगे लिख दिया तब तो वो 1 3 बन जाएगा और आपका वाक्य बन जाएगा गलत। तो उस तरीके से आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, थोड़ा सा इस बात का भी साथ साथ में ध्यान रखना। और अगर यू आया हुआ है तो वो यू इन ही वगैरह से या आई से पहले लिखा जाएगा। क्लियर? इस वजह से ही मैंने ही को आगे लिखा क्योंकि ये थर्ड पर्सन था और फर्स्ट पर्सन है वो 3 के बाद में एक, तो थर्ड पर्सन के बाद में फर्स्ट पर्सन, इस प्रकार से बनने वाले हैं। आई होप उस सूत्र को आप लोग दिमाग में रखते हुए भूलोगे नहीं ये चीज। अगला मैं एग्जाम्पल आपके लिए एक रख रहा हूं, मनीषा इज गुड गर्ल, सुनीता इज गुड गर्ल। तो कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दो एक बार कि इसका मतलब क्या बनने वाला है। वीडियो को पॉज कर दो एक बार के लिए और कमेंट करो फटाफट कि इसका सेंटेंस क्या बन सकता है। तब तक के लिए मैं बना रहा हूं, आप लोग कमेंट में ध्यान रखना, यहाँ बोर्ड पर मत रखना थोड़ी देर के लिए। सही बनता है कि नहीं बनता देखते हैं। अब देखो यहाँ बोर्ड के ऊपर वापस देखो, क्या आपका सेंटेंस इस प्रकार से बना है, तो एकदम सही है। मैंने क्या बनाया, मनीषा इज गुड गर्ल, मनीषा अच्छी लड़की है, सुनीता इज गुड गर्ल, सुनीता अच्छी लड़की है, दोनों लड़कियां अच्छी है। तो मैं बोलूंगा मनीषा और सुनीता अच्छी लड़कियां हैं, इस प्रकार बोलूंगा। तो सबसे पहले जो अलग चीज है वो लिखूंगा, इज गुड गर्ल, इज गुड गर्ल, सेम ही है, इनको एक बार लिखा जाएगा। पहले मनीषा, फिर एंड, फिर सुनीता, अलग अलग सब्जेक्ट से उनको एंड से जोड़ दिया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, जो यहाँ पर इज थे, एक एक आदमी थे तो इज आया, लेकिन अब दोनों आ गए हैं तो यहाँ पर फिर से क्या आने वाला है, आर आने वाला है। और आगे गुड गर्ल, एक लड़की थी लेकिन यहाँ पर गर्ल्स हो गया क्योंकि दोनों लड़कियां आ गई हैं। विशेष रूप से इसी बात का ध्यान रखना, या तो आप लोग इज आर एम यहाँ वर्ब लगाने में गलती करोगे या फिर यहाँ बहुवचन लगाना भूल जाओगे। तो एक वचन से वाक्य बहुवचन में जुड़ेंगे तब आपको वहां पर सिंगुलर नहीं प्लूरल्स का यूज करना है, इस बात का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे कंजक्शन की ओर। दूसरे नंबर पर है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका अर्थ होता है ही नहीं भी बल्कि भी। तो ही इज टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो मैं बोलूंगा कैसे, वह ही नहीं बल्कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो हमारा एग्जाम्पल तैयार कैसे होगा, जो अलग चीज होगी उसके साथ में जुड़ने वाला है। तो देखो टीचिंग इंग्लिश तो सेम ही है, तो मैं सेंटेंस सबसे पहले देखो नॉट ओनली लिखूंगा, नॉट ओनली। मैंने बोला वह ही नहीं, नॉट ओनली ही, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो, इस प्रकार बट ऑल्सो। अब दूसरा सब्जेक्ट है आई। अब यहां पर देखो वर्ब बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो यहां पर मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो मैं बट ऑल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट है आई, इसके अनुसार लिख दूंगा एम। बात समझ भाई, बट ऑल्सो के बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा वर्ब है वो उसी के अनुसार भरी जाएगी, इसको भूल जाओ, ही के अनुसार कुछ नहीं आने वाला है। बट ऑल्सो आई एम टीचिंग इंग्लिश, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले नॉट ओनली लिखना है, पहला सब्जेक्ट बीच में ला देना है, बट ऑल्सो लिखना है और दूसरा वाला सब्जेक्ट है वो लिख देना है और दूसरा वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भर देनी है, बस आपका सेंटेंस बन गया। आगे देखो, अब ये तो बात हुई जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। अब दूसरे सेंटेंस को हम लोग थोड़ा समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन भरा है तो ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स, चोरों ने, लुटेरों ने गांव वालों को लूट लिया या फिर लूटा। दे किल देम, उन्होंने उन्हें मारा। तो ध्यान दो ये दे तो आया है इन लुटेरों के लिए और देम उन्हें मारा ये आया है इन गांव वालों के लिए। तो यहां पर अलग क्या चीज है, इनके लिए तो ये आ गया है और यहां पर गांव वालों ने उन्हें मारा भी, एक तो उन्हें लूटा और उन्हें मारा भी। तो सेंटेंस यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो वाक्य बन रहा है कि चोरों ने गांव वालों को लूटा ही नहीं बल्कि उन्हें मारा भी, इस प्रकार का सेंटेंस बन रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा द रोबर्स, उन्होंने काम क्या किया, द रोबर्स
अब पहला काम तो उन्होंने ये किया और दूसरा काम उन्होंने ये किया, दो अलग अलग काम आपको नजर आ रहे हैं। अब पहले जैसे सब्जेक्ट के आगे आपने ये नॉट ओनली लिखा, तो पहले काम के आगे नॉट ओनली लिख दो यहां पर। तो मैं लिखूंगा द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स। आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ये चीज बनी है। अब द रॉबर्स नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स, और उन्होंने क्या किया, बट ऑल्सो किल्ड देम, उन्हें मारा भी, बट ऑल्सो किल देम। इस प्रकार से आपका है वो सेंटेंस बनना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो सेम ही है, तो उसको आप लोग दो बार क्यों लिखोगे। इस बार जो अलग चीज है वो है कि एक तो उन्होंने गांव वालों को लूटा और दूसरा उन्होंने अलग काम किया कि उन्हें मारा। तो यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो इनके आगे हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज किया, लेकिन यहां पर दो काम अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने पहले सबसे पहले तो ये जो पहला काम होता है इसके आगे मैंने नॉट ओनली का यूज कर दिया। अब जो दूसरा काम होता है उसके आगे मैंने बट ऑल्सो का यूज कर दिया है। तो वर्ब की कहाँ जरूरत पड़ रही है, वो ये तो पीछे जाते हुए बन रहे हैं लास्ट में सेंटेंस। अब यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल देखो, बस इतना ही है, जल्दी जल्दी पूरे हो रहे हैं ना, एकदम आसान ही है। यही तो बोल रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान रखो, सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रहा हूँ, पूरी चीज दिमाग में, इससे आसान और क्या चाहिए आपको। यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा और। माई स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं। दे आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो, साथ ही साथ वे कठोर मेहनत भी करते हैं। तो मेरे जो छात्र हैं वो होशियार ही नहीं हैं बल्कि कठोर मेहनत भी करते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ये माई स्टूडेंट्स के लिए तो दे आया हुआ है, तो ये तो सेम हो गए, तो सेम के साथ में तो थोड़ी चेंज करेंगे, जो अलग चीजें होती हैं उनके साथ में हम लोग इस चीज का यूज करते हैं। तो माई स्टूडेंट्स आर, मेरे छात्र हैं, इंटेलिजेंट ही नहीं, नॉट ओनली इंटेलिजेंट, नॉट ओनली इंटेलिजेंट, और क्या है, बट ऑल्सो, और बल्कि भी हैं, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। पीछे आया हुआ है ऑल्सो, तो मैंने ऑल्सो लिख दिया। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ऑल्सो हमारे इस वाक्य में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो यहां पर भी ऑल्सो वाक्य में पहले से ही था, तो इस ऑल्सो की पूर्ति आपके इसने कर दी है, तो आपको ये पीछे वाला ऑल्सो दोबारा नहीं लिखना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। इस प्रकार से आपका जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है वो भी हो जाता है क्लियर। जल्दी से बढ़ते हैं अगले की ओर। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ जाता है बोथ एंड का यूज। बोथ का मतलब होता है दोनों, एंड का मतलब होता है और। जैसे राम पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा दोनों राम और श्याम पढ़ रहे हैं, दोनों राम और श्याम पढ़ रहे हैं। रहा है का मैंने बोला रहे हैं, इज बदल जाएगा आर में। अगर एक एक वचन है तो इज आएगा, तो उसको हम लोग आर में बदल देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। तो अनुज इज रनिंग, मोहित इज रनिंग, अनुज दौड़ रहा है और मोहित दौड़ रहा है। सेंटेंस वाले ने कोष्टक में लिख दिया बोथ एंड से वाक्य को जोड़ो, तो हम मन में ही बना लेंगे दोनों अनुज और मोहित दौड़ रहे हैं, तो दोनों, ये लिख दिया दोनों। दोनों कौन, अनुज और मोहित, बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों, दोनों कौन, अनुज और ये मोहित। अब दौड़ रहे हैं तो ये आता है एक आदमी के लिए, अभी अभी पहले समझाया था, तो यहां पर तो दोनों दौड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इज को बदलूंगा आर में। बोथ अनुज एंड मोहित आर रनिंग। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। माई फ्रेंड बॉट ए बाइक, मेरे मित्र ने एक क्या खरीदी, बाइक खरीदी, काफी प्रगति कर रहा है। ही बॉट ए कार, उसने कार भी खरीदी। तो मान लो मेरे फ्रेंड ने एक बाइक खरीदी और एक कार खरीदी, तो यहां पर देखो सब्जेक्ट सेम है, यहां पर सब्जेक्ट अलग अलग थे, तो बोथ एंड का यूज हुआ सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि कंजक्शन वहीं पर जोड़ेंगे जो चीजें अलग अलग हो। सेम के साथ में जोड़ेंगे ही क्या, सेम के साथ में जुड़ेगा ही नहीं। माई फ्रेंड, ये ही किसके लिए आया है, समझो माई फ्रेंड के लिए आया हुआ है, सेम चीज है, तो बोथ एंड जुड़ेगा यहाँ। ये कार और बाइक अलग अलग हैं, बाकी चीज तो सेम ही है। तो यहां पर मैं वाक्य लिखूंगा माई फ्रेंड बॉट, माई फ्रेंड बॉट, दोनों, बोथ, दोनों क्या क्या खरीदी, बोथ, एक कार, सॉरी एक बाइक पहले लिखेंगे,
ए बाइक एंड ए कार। मेरा जो मित्र है उसने खरीदी, वो थी दोनों, ए बाइक एंड ए कार। मेरे मित्र ने एक बाइक और एक कार है वो खरीदी। ये आपको सेंस मिल रहा होगा। अब देखो इस वाले वाक्य को कैसे जोड़ना है, बस बात को इतनी सी दिमाग में फिक्स कर लो कि जो सेंटेंस में अलग चीजें होंगी कंजक्शन केवल उन्हीं के साथ में जुड़ने वाला है। मित्र सेम था, कार और बाइक अलग थी तो इनके साथ में जोड़ दिया, यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग थे तो इनके साथ में जोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, वह सुंदर है, वह इंटेलिजेंट है। ये वाक्य मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना वाक्य क्या बनने वाला है, जो अलग चीज है उसको जोड़ दो। बनाओ, अभी मुझे वाक्य बनाया हुआ चाहिए आपका कमेंट सेक्शन में, और वहां पर लिखकर बताओ कि ये सेंटेंस क्या बनने वाला है। और तब तक मैं आपके लिए अगले जो कंजक्शन है उसकी ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। चौथा और पांचवा कंजक्शन लगभग एक जैसे ही है, तो मैं इनको आपको एक साथ समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है आइदर और यहाँ पर है नाइदर नोर। आइदर और का अर्थ होता है या तो या फिर, और इसका अर्थ होता है ना तो ना ही। आप लोग एक बात के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब भी आइदर और या नाइदर नोर इन दोनों का प्रयोग आपको करने के लिए बोल दिया जाए, तो जिस भी सब्जेक्ट के साथ में, मान लो नाइदर के आगे यहाँ पर लगेगा पहला सब्जेक्ट, नोर के बाद में लगेगा दूसरा सब्जेक्ट, आइदर के बाद में लग जाएगा पहला सब्जेक्ट, और के बाद में लग जाएगा दूसरा सब्जेक्ट। तो आपको ये जो आगे वर्बें चेंज करनी होगी वो आपके इस सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार करनी होगी, ना कि इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करनी है। अभी देखो एग्जांपल में सारी चीज समझ में आ जाएगी। कुलदीप वाज फाइटिंग, कुलदीप लड़ रहा था। पंकज वाज फाइटिंग, पंकज भी लड़ रहा था, झगड़ा कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर मेरा सेंटेंस क्या बनने वाला है कि या तो कुलदीप या फिर ये पंकज झगड़ रहा था, दोनों है वो नहीं झगड़ रहे थे। तो सेंटेंस बन जाएगा आइदर कुलदीप और पंकज वाज फाइटिंग। आगे बात समझ में। अब यहां पर अगला देखो, मनोज टीच इंग्लिश, ही टीच मैथ। मनोज अंग्रेजी पढ़ाता है, वह गणित पढ़ाता है। मनोज है वो अंग्रेजी भी पढ़ाता है और वो गणित भी पढ़ाता है। तो मनोज है वो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, दोनों मनोज नहीं पढ़ाता है। या तो मनोज इंग्लिश पढ़ा रहा है या मनोज है वो गणित पढ़ा रहा है। तो यहां पर मेरा एग्जाम्पल बन जाएगा मनोज टीच। जो सेम चीज है उसको आप वैसा का वैसा ही लिख दोगे, मनोज टीच, मनोज पढ़ाता है। या तो पहले आइदर लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया यहां पर आइदर, फिर मैं लिख दूंगा इंग्लिश, आइदर इंग्लिश, और फिर आगे लिख दूंगा और मैथ। या तो वो इंग्लिश पढ़ाता है या फिर वो गणित पढ़ाता है, दोनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ाता है। इस प्रकार से आपके ये सेंटेंस बनते हैं। अब एक बात समझो जो इसमें ध्यान देने वाली है, अगर इस पंकज की जगह बहुवचन वर्ड होता, दे होता, दे वर फाइटिंग, वे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप यहां पर क्या करते, आप यहां पर तो करते दे, साथ ही साथ इस दे की वजह से वर लग रहा है तो आप भी और के बाद में सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसके अनुसार यहां पर वाज नहीं लिख रहा था, फिर आपको भी क्या लिखना पड़ता, वर लिखना पड़ता। मतलब और के बाद में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगा कर आनी है। आई होप ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। नाइदर नोर के अंदर क्या होने वाला है कि ना तो ना ही, इसका अर्थ होता है प्रियंका हैड नॉट कुक्ड फूड, प्रियंका है वो खाना अभी तक नहीं बना चुकी है, और राधा भी अभी तक खाना नहीं बना चुकी है। तो सेंटेंस बनेगा ना तो प्रियंका और ना ही राधा खाना बना चुकी है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि नाइदर प्रियंका नोर राधा हैड कुक्ड फूड। अब अगला एग्जांपल लिखा हुआ है पवन डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहां पर हिंदी अर्थ बोल रहा है कि पवन क्रिकेट नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। तो हम बोलेंगे पवन ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही फुटबॉल खेलता है। तो मैं आपके लिए एग्जांपल इस प्रकार से बनाकर रख दूंगा, पवन प्लेज नाइदर क्रिकेट
नोर फुटबॉल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अब यहां पर एक चीज का साथ में ध्यान रखना कि पवन प्लेज, आप ये डज नोट है ना, यहां पर इसको एस या ई एस में बदलना पड़ेगा। मतलब डू डज वाली जो प्रेजेंट सिंपल वाली चीज है ना, उसको आप लोग बना दोगे सिंपल में, नेगेटिव वाले को ये नेगेटिव वाली जो चीज है इसको आप लोग पॉजिटिव में लेकर आ जाओगे, क्योंकि नाइदर है वो सेंस दे रहा है। डू डज का तो प्रयोग हुआ नहीं है जो हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करें, तो इस वजह से आपका ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, और जो ना तो ना ही का अर्थ है वो ये नाइदर नोर दे रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पर पवन के साथ में प्लेज यूज कर दिया और आगे नाइदर और नोर का भी यूज कर दिया है, दोनों चीजें साथ में यूज होने वाली, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कंजक्शन की ओर। एज वेल एज का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं बता देता हूं आपको कि एज वेल एज के एक सब्जेक्ट आगे आएगा और एक सब्जेक्ट आएगा इसके पीछे। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो इज आर एम हैज, ये जो वर्बें बदलेगी वो एज वेल एज के जो आगे सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्बें बदलने वाली है। एक सब्जेक्ट एज वेल एज के पीछे है और एक आगे है, तो जो वर्बें बदलेगी, अरे ध्यान दे लो इधर, जो वर्बें बदलेंगी वो आपके इस पहले वाले आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलने वाली हैं। आगे बात समझ में? तो यहां पर मैं आपके लिए सेंटेंस बना रहा हूं, एक में बहुवचन है एक में एक वचन है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें वर्ब क्या भरनी है। तो थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। दे एज वेल एज शी आर इंटेलिजेंट। इसका हिंदी क्या होने वाला है? वे उसके समान ही या उसके जैसे ही होशियार हैं। ये जो वे है ना, काफी सारे बच्चे हैं मान लो, तो ये बच्चे उस बच्ची के समान ही होशियार हैं। तो दे एज वेल एज शी आर इंटेलिजेंट, वे होशियार हैं किसके समान? एज वेल एज शी, उस लड़की के समान ही वे होशियार है। इस प्रकार से सेंटेंस बनने वाला है। अब आगे एक और देखो, राम इज प्लेइंग अंकुश इज प्लेइंग। राम खेल रहा है अंकुश खेल रहा है, तो यहाँ पर दोनों सिंगुलर ही है, तो कोई समस्या होने ही नहीं वाली है। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा राम एज वेल एज अंकुश इज प्लेइंग। तो आप यहां पर बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, राम अंकुश के जैसे ही खेल रहा है। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो सेंटेंस बनेगा राम खेल रहा है किसके समान? एज वेल एज अंकुश। राम अंकुश के समान ही या फिर अंकुश के जैसे ही खेल रहा है। इस प्रकार के एज वेल एज में सेंटेंसेस बनते हैं और कोई इसमें विशेष बात है नहीं। तो मैं आपको जो रूल्स वगैरह हैं उनके झंझट में किसी भी एक भी टॉपिक के अंदर नहीं डाल रहा हूं, मैं सीधा एग्जांपल्स के जरिए सारी चीजें वो आपके दिमाग में फिट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मेरी ओर से। आप देखिए जो रूल है, जैसे इसके अंदर अगर मैं चाहूं तो इस तरीके से लिखा सकता हूं कि आप लोग पैटर्न लिखो, फिर पैटर्न के बाद में सूत्र लिखो कि फर्स्ट सब्जेक्ट लिखो, फिर बाद में आप एज वेल एज करके लिखो, फिर सेकंड सब्जेक्ट लिखो और फिर आगे अदर सेंटेंस लिखो। वो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन फालतू में दिमाग के ऊपर बर्डन डालने का फायदा क्या है, जब ये सारी चीज आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली या फिर बोल सकते हो समझाते हुए यहाँ पर बोल बोल को बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हो। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको इन सूत्र वगैरह की आवश्यकता है। तो जब आवश्यकता ही नहीं तो क्यों फालतू के अंदर दिमाग के ऊपर बर्डन डाले। तो चलिए अगले वाले की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या देखते हैं? अब यहाँ पर अगला आपके सो दैट शुरू हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होने वाला है आगे, तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। आपको ये दोनों क्लियर करने के बाद में जो टू वाले सेंटेंस है उनको सो दैट में कैसे बदलते हैं ये भी बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं तो समझना जरूरी है। तो पहले तो सिंपल सेंटेंस, द बॉक्स इज वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट। जो डब्बा है वो बहुत ज़्यादा भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ। तो सो दैट मतलब इतना कि, तो डब्बा इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ। तो आपको नहीं लग रहा है क्या डब्बा बहुत भारी है की जगह मैं बोल दूं डब्बा इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ, तो की तो आ जाएगा वाक्य के बीच में यहाँ पर। तो सेंटेंस कैसे बनने वाला है अगर आप ध्यान बोर्ड पर तो जरूर समझ आएगा। द, सबसे पहले लिखेंगे द बॉक्स इज, वेरी की जगह सॉरी वेरी की जगह हम लोग करने वाले हैं सो। हमेशा ध्यान रखना अगर सो है तो वापस सो लिख देना, वेरी है तो उसको सो में बदल देना, क्योंकि हमें पता है बॉक्स बहुत भारी है, उसको बोलेंगे डब्बा इतना भारी है। तो द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी। अब क्या नहीं कर सकते कि दैट, कि मैं इसे नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट इट, दैट आई कांट लिफ्ट इट। डब्बा इतना भारी है कि मैं इसे नहीं उठा सकता हूं।
अब अगला देखो, ही इज सो ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट वॉक, वह नहीं चल सकता है। ज़्यादा बूढ़े होंगे तो कहाँ से चल पाएंगे। तो यहाँ पर है हमारा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, आप लोग बनाएंगे ही इज, सो को किस में बदल दूंगा, ही इज सो, तो वेरी था तो सो में बदला, अब सो को वापस वेरी में मत बदल देना, क्योंकि हमें तो सो दैट से वाक्य बनाना है, तो सो को सो में ही रख देंगे। ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है कि, दैट से बोल दिया कि, वह नहीं चल सकता है, दैट ही कांट वॉक, कि वो नहीं चल सकता, वह इतना बूढ़ा है कि वो नहीं चल सकता है। अब अग्नि परीक्षा शुरू होती है आपकी, इन सेंटेंसेस को ट्रू टू वालों को आपको बदलना है, किसमें बदलना है, सो दैट से बनाना है। अब देखो दोनों सेंटेंस है वो सेम ही है। टू टू का मतलब क्या होता है, टू टू का यहाँ पर अर्थ ये हो रहा है कि आप जब भी बोलते हो ना कि जैसे कोई बाइक है, कोई बहुत पुरानी बाइक है, वो मान लो 100 किलोमीटर नहीं चल सकती, तो आप बोल सकते हो बाइक 100 किलोमीटर चलने में बहुत पुरानी है, मतलब बाइक है वो इतनी ज़्यादा पुरानी है कि 100 किलोमीटर नहीं चल सकती है। तो अगर आप बोल रहे हो बाइक इतनी पुरानी है कि 100 किलोमीटर नहीं चल सकती है, तो वहाँ पर इतनी की बोला तो आप वहाँ पर 100 दैट का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हो बाइक 100 किलोमीटर चलने के लिए बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो मतलब आप लोग टू टू का प्रयोग कर रहे हो। ये मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। तो यहाँ पर बोला गया है ही इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस, एक घर खरीदने के लिए वह बहुत ज्यादा गरीब है, मतलब वो इतना गरीब है कि एक घर नहीं खरीद सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को, वह एक घर खरीदने के लिए, मान लो एक घर खरीदने कोई आदमी होता है अमीर, लेकिन वो व्यक्ति घर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा गरीब है, अभी वो इतना अमीर नहीं है कि वो घर खरीद सकता है। तो इस सेंटेंस को अब हमें बनाना है सो दैट से। तो हम बोलेंगे कैसे, वह इतना गरीब है कि घर नहीं खरीद सकता है। तो आप यहां पर समझ गए होंगे ही इज टू पुअर को हम लोग बदल देंगे सो पुअर में, वो इतना, ही इज सो पुअर। और हम लोग बार बार सो जो बात बताने के बाद में क्या लगा रहे थे, आप कहीं पर भी देख लो हम लोग डेट लगा रहे थे, तो मैंने यहां पर डेट लगा दिया, ठीक है। ही इज सो पुअर दैट, सर दैट कहाँ से लाए, दैट लिखना पड़ेगा भाई, कहीं से नहीं लेकर आए हैं। आपका ये जो सो दैट बदलने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये अपने आप लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और इसकी जो विशेषता बता रहे हैं इसके बाद में लिखना पड़ेगा, ये बात और है। ही इज सो पुअर दैट, कि वह क्या नहीं खरीद सकता है, वह घर नहीं खरीद सकता है। दैट ही, ये सारी चीजें मन से लिखनी पड़ेगी आपको। ही कैन नॉट, अब आगे तो लिखी हुई है खरीदना, ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। सारे सेंटेंस ऐसे ही बनने वाले हैं। टू टू को सो दैट में बदलना है, तो ध्यान से सुन लेना। ही इसके बाद में सो लिखो, उसकी विशेषता लिखो, दैट लगाओ, फिर आगे जो सब्जेक्ट है वो लिखो, और कैन नॉट आपको यूज करना ही पड़ेगा, कुड नॉट है तो भूतकाल का सेंस है तो कुड नॉट यूज कर लेना। फिर आगे की जो चीज है वो आपको टू टू वाले वाक्य में मिल जाएगी, यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है। आई होप आपको ये सो दैट का प्रयोग है वो समझ में आ गया होगा, और जो टू टू वाले सेंटेंस है उनको सो दैट में बदलना कैसे है ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको टू टू का प्रयोग समझाता हूँ, इतना कि ये तो हमने पढ़ लिया। अब वहां पर सेंटेंस है वो थोड़े अलग तरीके से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वो अभी हम लोग बताने वाला हूं मैं आपको। ध्यान दीजिए थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। टू टू का प्रयोग है वो सबको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप अगर यहाँ पर मेरे साथ बने रहते हो इन 3 एग्जाम्पल्स में, तो बस इन 3 एग्जाम्पल से ही पूरा टू टू आपको समझा दूंगा। तो देखिए, ही इज सो ओल्ड ही कैन नॉट वॉक, वह इतना बूढ़ा है कि वो नहीं चल सकता है। इसको हमें बोलना ऐसे है कि वो चलने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। जैसे अभी पहले एग्जाम्पल बताया था कि बाइक बहुत ज़्यादा पुरानी है, बाइक 100 किलोमीटर नहीं चल सकती है। तो बाइक इतनी पुरानी है कि 100 किलोमीटर नहीं चल सकती है। इस वाक्य को ऐसे भी बोला जा सकता है कि बाइक 100 किलोमीटर चलने के लिए बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर ये सेंटेंस बोल रहा हूँ कि वह आदमी चलने के लिए बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ही इज बहुत बूढ़ा है, तो आप सबसे पहले टू लगाओगे ये वाला, ही इज टू ओल्ड। यहां तक समझ में आ गया। वह, सो मतलब बहुत बूढ़ा है, तो बहुत को बदल दिया कि वह बहुत, टू लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि टू से तो जोड़ने के लिए बोला गया है। तो ही इज टू ओल्ड, अब किस चीज के लिए बूढ़ा है वो, तो टू वॉक
चलने के लिए बहुत ज्यादा। आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी से हमारे सेंटेंस बनने वाले हैं। ही इज टू ओल्ड टू वॉक, वह चलने के लिए बहुत ज्यादा बूढ़ा है। इस प्रकार से टू टू का अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो वो बनता है। आ गया समझ में? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक तो। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट सॉल्व इट। यहाँ पर सब्जेक्ट सेम थे तो आपने कुछ नहीं किया, ज्यादा विशेष समस्या नहीं हुई। आपने यहाँ पर 100 की जगह 2 लिख दिया, और बाकी मैंने बोला था कि कैन नॉट नहीं कर सकते तो इसको हटा के आप लोग 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख के बना दो। ये तो समझ में आ गया था आपके। यहाँ पर थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। ये सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये सवाल हमारे लिए हल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर ध्यान दो। दिस क्वेश्चन इज, आपको इतना तो पता है, चाहे शो आए चाहे वेरी आए, टू से बनाना है तो इन शो और वेरी दोनों को किस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टू में बदल देंगे। तो यहां तक तो लिख देता हूं सबसे पहले, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है सेम टू सेम। अब ये मुश्किल किसके लिए है? देखो सब्जेक्ट आ गया है, इज टू डिफिकल्ट यानी मुश्किल है। अब ऑब्जेक्ट भी तो लिखो आगे, किसके लिए मुश्किल है? हमारे लिए। तो फॉर वी मत करके आ जाना, ये सब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप इस वी को बदल दोगे फॉर अस में। किस में बदल दोगे? फॉर अस में बदल दोगे। ऐसे ही बनने वाले हैं। अगर आई होता तो हम लिख देते फॉर मी। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब फिर आपने यहाँ पर वाक को टू वाक करके इन्फिनिटिव बनाया था, तो यहां पर भी सोल्व को इन्फिनिटिव बनाकर लिख दो टू सोल्व, बस और कुछ नहीं करना है, आपका आंसर सोल्व हो गया यहाँ पर इतना लिखते ही। अब अगला देखते हैं, द ट्री इज वेरी हाई। सेम इसके जैसा ही बनने वाला है। पेड़ है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, आई कैन नॉट क्लाइंब इट, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूं। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसे वाक्य को अगर आपको टू से बनाने के लिए बोले तो यहां पर आप लोग लिख देंगे द ट्री इज, आपको पता है वेरी या सो को टू में बदलेंगे, टू हाई। द ट्री इज टू हाई, इतना लिख दिया। किसके लिए चढ़ना, किसके लिए मुश्किल हो रहा है? वी था, फोरस किया। आई है तो मैं आई को बदल दूंगा किसमें? फॉर आई, गलत हो जाएगा, फॉर मी करना है यहाँ पर। आई माई मी, ऑब्जेक्ट में बदलेगा फॉर मी। अब क्या मुश्किल क्या आ रही है? इन्फिनिटिव ढूंढो, टू वॉक, टू सोल्व, तो टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए, तो टू क्लाइंब। ये आपका सेंटेंस इस प्रकार से चेंज हो जाता है। अब लगे हाथ वापस 100 डेट में बदलना भी सिखा देता हूं। देखिए द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट की, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता, दैट आई कैन नॉट, मैं टू वगैरह हटाने पड़ेंगे, वापस टू लगाया तो हटाना भी तो पड़ेगा। आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूं। इस प्रकार से आपके टू के यूज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दो ऑल्दो का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम इजी यूज है। अगर ये आया तो आपका नंबर कट ही नहीं सकता, गारंटी खाकर कह सकता हूं इस बात को। तो मैं अब आपको थोड़ी सी पहचान करनी होगी इंग्लिश के जो वाक्य पढ़कर हैं, तब नहीं कटेंगे। इसका अर्थ होता है यद्यपि या हालांकि, और वाक्य में भाव रहेगा ये विरोधाभास का। और यहां पर एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं। रोहित वर्कड हार्ड, रोहित ने कठोर मेहनत की। ही फेल इन एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो कठोर मेहनत किया हुआ आदमी कभी एग्जाम में फेल हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन विरोधाभास हो रहा है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, तो विरोध हो रहा है ना बातों का दोनों आपस में, कि भाई अगर वो उसने कठोर मेहनत की तो पास हो जाना चाहिए, अच्छे अंक लाने चाहिए, लेकिन विरोध हो रहा है दोनों वाक्यों का आपस में। तो ऐसे वाक्यों में जो काम है और जो रिजल्ट है उसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे। दो तरीके हैं इसको बनाने के। सबसे पहले तो दो ऑल्दो को सबसे आगे लिख दो, फिर काम बता दो, फिर कोमा लिखकर रिजल्ट लिख देना, या फिर रिजल्ट को पहले लिख दो, दो ऑल्दो लगाकर काम है उसको लास्ट में लिख दिया करो। जैसा आपको उचित लगे दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। मैं आपको एक तरीके से एग्जाम्पल बना के बताता हूं। जैसे बोला गया कि दो ऑल्दो का यूज पहले करो, कोई भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं लिखूंगा यहां पर दो, इसके बाद बोला गया कि आप काम जोड़ो इसके साथ में। दो रोहित वर्कड हार्ड, यद्यपि रोहित ने कठोर मेहनत की, कोमा लगाएंगे। ही फेल इन एग्जाम, फिर मैं लिख दूंगा
he failed in exam। या इसका दूसरा तरीका क्या है, ही, मैं बोल रहा हूं he failed in exam though he worked hard। इस प्रकार से भी सेंटेंस बन सकता है। दोनों में से जो भी आप चाहो बना सकते हो। जो दूसरा है वो मैं इस दूसरे तरीके से बना रहा हूं। रिजल्ट को पहले लिख दो। रिजल्ट है क्या, दोनों में से ऊपर नीचे वाक्य आ सकते हैं, इसका ध्यान रखना। काम और रिजल्ट ऊपर नीचे आ सकते हैं कहीं पर भी। वी प्लेड वेल, हम अच्छा खेले। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। तो ये तो आपको काम नजर आ रहा होगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट नजर आ रहा होगा। तो इस बार मैं रिजल्ट को पहले लिख रहा हूं। वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच खो दिया या फिर हम मैच हार गए। यद्यपि हमने मेहनत बहुत अच्छी की। ऑल्दो कोई भी लिखो। दो वी प्लेड वेल, हम मैच हार गए यद्यपि हमने अच्छा खेला। या फिर दो वी प्लेड वेल, यद्यपि हमने अच्छा खेला, कॉमा वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका दो ऑल्दो है उसके तुरंत बाद में काम आना चाहिए। मेन चीज तो यही है सूत्र की कि दो ऑल्दो के तुरंत बाद में काम आना चाहिए। बस इस बात को ध्यान में रखना है। रिजल्ट है वो या तो आप चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं कौन सा कंजक्शन है। चलिए जल्दी बढ़ते हैं। देखिए वाइल का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। अगर आप लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान रखते हो, वीडियो के साथ में बने रहते हो तो जरूर समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, के दौरान, जब, उस समय या जबकि भी इसका अर्थ होता है। ज्यादातर इसका प्रयोग होता है ना वो उस समय किया जाता है जब कोई काम हो रहा हो और उसके साथ में एक और काम हो रहा हो, तब ये भाव दिया जाता है आपके वाइल के द्वारा। ठीक है, तो आई गोट ए लॉट ऑफ द टाइम, मुझे बहुत सारा समय मिल गया। आई वॉज इन आगरा देन, मैं तब आगरा में था। दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो मैं आगरा में भी था और मेरे होने का वहां का जो घटना है वो बताई जा रही है और साथ साथ मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी मिल गया था। तो यहां पर मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा या फिर बहुत सारा टाइम मिल गया जिस दौरान मैं कहां पर था, आगरा में था। तो यहां पर देन का मतलब है तब, तो इस देन को आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज्यादा समय मिल गया जब मैं आगरा में था या फिर जिस दौरान मैं आगरा में था। तो देन का मतलब होता है तब मुझे समय मिल गया। तो इस तब की तो जरूरत ही कहां पड़ रही है, इस वजह से इसको हटा देंगे। आई गॉट ए लॉट ऑफ द टाइम, आई गॉट a lot of the time while I was in Agra, while I was in Agra, मुझे बहुत सारा समय मिल गया जिस दौरान मैं आगरा में था उस समय मुझे मिल गया। तो I like mangoes, he likes grapes, मुझे आम पसंद है और उसे अंगूर पसंद है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, मुझे तो आम पसंद है जबकि उसे क्या पसंद है, अंगूर पसंद है। तो मैं सेंटेंस बना दूंगा आई लाइक मैंगोज वाइल, और जबकि ही लाइक्स ग्रेप्स। ये बन गया हमारा सेंटेंस। और इसी प्रकार से यू वांट सम फूड, आई वांट सम मिल्क, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें थोड़ा सा कुछ भोजन चाहिए और मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो तुम्हें थोड़ा सा भोजन चाहिए जबकि मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा यू वांट सम फूड वाइल आई वांट सम मिल्क। इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनते हैं। और वाइल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो काम जारी रहता है उसके आगे वाइल लगा दो, या फिर जबकि का भाव है तो दूसरे वाले के आगे आप लोग वाइल लगा दो। बस इन शब्दों को थोड़ा ध्यान रखना, ये आपसे गड़बड़ करवा सकते हैं कि तब का भाव आपको वाक्य में हटाना पड़ेगा जब जिस दौरान आते ही। तो इसकी पूर्ति इस वाइल ने कर दी है तो हम देन को हटा देंगे। इन शब्दों का ध्यान रखना है। और वाइल में कोई विशेष बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है ये। अब 11वां और आपका अंतिम कंजक्शन बचा हुआ है येट। इसका अर्थ होता है फिर भी, मतलब कोई बात होगी लेकिन जो परिणाम होगा वो उसका विपरीत आने वाला है। तो यहां पर बोला गया है कि आपको सबसे पहले रिजल्ट लिखना है।
क्या लिखना है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला, मैं फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाया। तो आपको ध्यान रखना है, वाक्य में सबसे पहले रिजल्ट की पहचान करनी है, तो आप रिजल्ट लिख लो, आई कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद में आप तुरंत लिख दो येट आई ट्राइड माई बेस्ट, येट आई ट्राइड माई बेस्ट। आप इस नियम के अनुसार चलो, आप कभी गलत नहीं हो सकते हो। जो रिजल्ट निकला उसको पहले लिख दो, और जो फिर आपकी जो काम हुआ या फिर आप जिस पोजीशन पर थे वो बाद में लिखा करो, आपका सेंटेंस हमेशा सही होगा। ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, तो रिजल्ट ये नहीं है क्या कि वो खुश नहीं है, भाई खुश नहीं है, ये तो रिजल्ट है उसका, वो अमीर है, उसकी पोजीशन तो ये है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा ही इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। येट ही इज रिच, वह खुश नहीं है, येट ही इज रिच, वो अभी भी अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो देखो विरोधाभास भी नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन आपको एक परिणाम के रूप में ऐसी बात नजर आ रही है जिसके वजह से यहाँ पर फिर भी का उच्चारण बोल सकते हो आप लोग। इस वजह से हमने यहाँ पर येट का यूज किया है कि वो खुश नहीं है फिर भी, वो मतलब क्या है, अमीर। ही मेड ऑल एफर्ट्स ही कुड नॉट गेट द जॉब, उसने सारे प्रयास किए लेकिन वो नौकरी प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ पर सेंटेंस बन जाएगा उसने सारे प्रयास किए अभी भी वो नौकरी प्राप्त नहीं कर सका। तो सेंटेंस ये रिजल्ट पहले लिखूंगा मैं, ही कुड नॉट गेट द जॉब, वो नौकरी प्राप्त नहीं कर सका, रिजल्ट मिल गया। अब मैं बोलूंगा येट, फिर भी, उसने प्रयास तो बहुत किया, येट he made all efforts, he made all efforts। इस प्रकार से आपको यहाँ पर yet का यूज करना है। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके फिर बैक जाके वापस देख सकते हो, जरूर समझ में आ जाएगी। थोड़ी बहुत हो सकता है स्पीड फास्ट है, इसकी वजह से हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ रही होगी। और आज इस समय में हमने कंजक्शन का जो टॉपिक है वो कर लिया है पूरा, और नेक्स्ट संडे को अगली क्लास के अंदर जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में।